नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, लेकिन चिंताजनक बात इस बार यह है कि कोरोना के मामले में अब उन राज्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जहां पर यह संख्या पहले कम थी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले में अचानक से इजाफा हुआ है। अब कोरोना के काल के दौर में उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा 10 राज्यों में था जहां मरीजों की संख्या सबसे कम थी। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे प्रदेश सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बकौल स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहरों में कोरोना के लिए दिल्ली से आने जाने वाले लोग ही कारण बन रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार अपने आप पे लापरवाही नहीं बरतती तो उससे सटे राज्यों की स्थिति बेहतर होती। वहीं सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की है। इसके बाद एक फौरी गाइडलाइन को भी जारी किया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 लोगों के ही शामिल होने की अब इजाजत है। यानी कि शादी समारोह के बारे में स्थानीय थाना पुलिस को जानकारी देना भी जरूरी है। नियम तोड़ने पर धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत आप पर केस भी होगा और जेल की आवत तक आपको खानी पड़ सकती है। अब कोरोना के बढ़ते केस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार के इंतजामों की सराहना की है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि जनवरी 2021 तक देश को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन इसके वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो पूरी सतर्कता बरतें, इस्तेमाल करें मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूपी में किसकी लापरवाही से कोरोना ने यह रफ्तार पकड़ी है। अब कोरोना की दूसरी लहर क्या फिर से हम ये मान कर चलें कि पाबंदियों वाले दिन को लौट आएगी? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए हम आपको कोरोना पर हमारी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना रोकने में पूरी तरह से फेल है।
कोरोना का जब से आगमन हुआ इस देश के अंदर, हर राज्य ने अपना अपना व्यवस्था किया, प्रबंधन किया और अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से किया। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली ने जिस तरह के टेस्टिंग अन्य राज्य या हम उत्तर प्रदेश के राज्य कर रहे हैं, सबसे बड़े राज्य होने के नाते उस तरह का टेस्टिंग का प्रबंधन उन्होंने नहीं किया। न टेस्टिंग का प्रबंधन किया, न उसको बेड की व्यवस्था कर पाए। बाद में जब पहले बार जब वो कोरोना की ज़्यादा संख्या निकलने लगी थी दिल्ली में, उस समय उन लोग ने केंद्र सरकार के सहयोग से तब जाके उन्होंने उसको ठीक ठाक करवाया और उसको किसी तरह उसको बाद में अपने आप ही वहाँ की संख्या घटने लगी जब पूरे देश में संख्या घटने लगी। आज के दिन फिर वही स्थिति हो गया जहाँ उनने टेस्टिंग नहीं ठीक से कराया। अनद वहाँ न तो जो मास्क के ऊपर पहनाने के लिए उस पर कोई विशेष ध्यान दिया या वहाँ पर जितने भी चीज़ें खुलनी थी उस पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। एक समानता जैसे समाज चल रहा है वैसे उन्होंने छोड़ दिया, जिसके कारण से जो सेकंड फेज़ आया है उस सेकंड फेज़ में भारी मात्रा में वहाँ पर संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि सेकंड फेज़ मान लीजिए कई प्रदेशों में भी आ रहा है, हमारे यहाँ भी आने की संभावना है। केजरीवाल की सरकार जो थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, वो उन्होंने बहुत सारी लापरवाही की। उन्होंने जल्दबाजी की लॉकडाउन को खोलने में, और चूंकि उत्तर प्रदेश से नोएडा वगैरह जुड़ा हुआ है दिल्ली, तो ये चिंता वहाँ से भी हम लोगों को काफ़ी हो रही है बिकॉज ऑफ दिल्ली और नोएडा के पार्ट से। तो ये उनकी लापरवाही या उनकी सरकार इसमें कोरोना कोविड को पकड़ने में, ख़त्म करने में देरी कर दी और वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो रिस्क अभी हम लोगों को उत्तर प्रदेश की तरफ आता दिखाई। बढ़ते मामले को मिलकर कोविड के खिलाफ ऐसी सफल लड़ाई लड़ी है जिसके ऊपर सारा विश्व अब बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही जिसे कहते हैं उम्मीद के साथ देख रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत के पास दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल का सफल मॉडल देने की योग्यता भी है, डीएनए भी है और सब प्रकार का अनुभव भी है। और आने वाले वर्षों में इस कोविड के खिलाफ जंग का अनुभव भी हम भारत के लोगों को हेल्थ केयर में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सेवाएं देने में इस्तेमाल करेंगे।
इंडिया न्यूज। तो फिर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के बारे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और सूचना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसको भी सुनिए। भी जो वैवाहिक समारोह अब होने वाले हैं इस समय, किसी भी जो बंद हॉल में होंगे उसमें 100 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय में नहीं रह सकते। इसी तरह से जो आउटडोर में होंगे, जो खुले स्थान पर भी होंगे, जो इस तरह के कार्यक्रम, चाहे वो वैवाहिक हो या सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, उसमें जो खुले स्थान जहां वो आयोजन किया जा रहा है उसकी जो कुल क्षमता है उसके 40% से कम ही लोग वहां पर रह सकेंगे। और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि का जो प्रयोग होना है, जो सावधानियां हैं, वो सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये सारे जो प्रतिबंध हैं ये सब इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश संक्रमण से बचा रहे। वैक्सीन की तैयारी चल रही है, बहुत सारे वैक्सीन पर कार्य चल रहा है और हम ये आशा करते हैं कि अगले वर्ष के प्रारंभ में कोई ना कोई वैक्सीन हमारे पास आ जाएगी जिसको हम, जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको हम प्राथमिकता पर उपलब्धि करा पाएंगे। और इसके लिए जो भी कोल्ड चेन की व्यवस्था है या जो इसके लिए जो लोग इसमें काम करेंगे, स्टाफ होगा जो वैक्सीन लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, उनकी गणना है, वो सब कार्य हम कर रहे हैं। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। किसी भी जो तो चलिए, सब काम भी किए जा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर के भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो यही बरकरार है कि आखिर ये जो आंकड़े हैं फिर क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर लगाम और अंकुश कैसे लगाया जाएगा और क्या नई तैयारियां हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। आज इस चर्चा में हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है विवेक साइलस जी आपका। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं पल्मोनरी विभाग के जीएमयू से, डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सवाल बहुत सिंपल सा है और सरल सा है, लेकिन समझना ये इसलिए चाहूंगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहले कमी और उसके बाद अब अचानक से बहुत तेजी देखने को मिल रही है। व्यवस्थाएं नई की जा रही हैं, सरकार कह रही है कि अब इस गाइडलाइन के तहत आपको ये करना है, लेकिन ये अचानक से बढ़ोतरी क्यों होने लगी है, वजह इसके पीछे क्या समझी जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, जब ये हम लोगों ने किया है और अनलॉक के बाद की स्थितियों में जो लोग बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं, जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब लोग लॉकडाउन में थे तो कितनी छटपटाहट थी कि दोबारा से स्थितियां सामान्य हो जाएं और हम लोग एक सामान्य जीवन में आ जाएं जी। लेकिन आज़ाद तो हुए, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे उपाय थे, आज आप देख सकते हैं सड़कों पर कैसी स्थितियां हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी छोटी छोटी बातों को भी लोग अनुपालन करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी की कुछ तो कीमत लोग चुकाने को तैयार हों। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इतनी सी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और गैदरिंग आप देख रहे हैं, शादी ब्याह का मौसम है और तमाम तरह के इलेक्शंस आपने देखे होंगे, कहीं पे आपको अगर कोई मेजर्स लेते हुए नजर आए हों लोग तो आप बता सकते हैं। तो अभी ये महामारी का दौर है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुए लोग बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक बेसिक बातों को जिस तरह से हम लोगों को लागू करना चाहिए, उसमें हर इंडिविजुअल का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई कुछ चंद लोगों की नहीं है कि वो लोग अगर डॉक्टर्स हैं वो लोग दवाई दे देंगे ठीक हो जाएगा। जब तक वैक्सीन और दवाई नहीं है तब तक ये जो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय से हम इस बड़ी बीमारी को, बड़ी महामारी को मात दे सकते हैं और दिया है। देश में मैं कहूँगा कि जहाँ रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज हैं उनमें देश का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है अभी तक। जो डेथ रेट है हमारा एक निचले स्तर पे है, जबकि जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है और सेकंड वेव और थर्ड वेव का जो
लगातार खतरा है। जो देश पहले लॉकडाउन में नहीं गए उन लोगों को भी, उन देशों को भी लॉकडाउन में जाना पड़ा है। तो ये सेकंड वेव की तरफ यदि हमारा देश बढ़ता है तो ये एक बहुत खराब स्थिति होगी। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी से, क्योंकि फिर से कंटेनमेंट जोन बन सकते हैं, फिर से उनको इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, तो हमारे लोग ये समझने को तैयार क्यों नहीं है कि इस आज़ादी की कीमत उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में थोड़ी सी कीमतें अदा करने के लिए क्यों नहीं तैयार हमारे लोग हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपकी बातों का मैं ये कहना समझ गया, क्योंकि लापरवाही सबसे बड़ा कारण है जिस बात का आपने इशारा किया है। चलिए इसका थोड़ा सा और आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाते हैं। गौरव जी, आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हम लोगों ने सुना, क्योंकि इंडिया न्यूज से भी बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से अगर प्रदेश का हम लोग जिक्र करें तो जो सटते हुए जिले हैं, अब दिल्ली से जो लगे हुए हैं, वहां पर ये केसेस बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्या यही माना जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो केस बढ़ रहे हैं उसके लिए सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? गौरव मिश्रा जी। के खराबी के कारण अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो वो जिम्मेदारी तो उसको लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी वहीं आप जैसे देश को देखिए जहां 24 करोड़ 23 करोड़ की आबादी रहती है और वहां पे इतना बेहतर नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन किया गया इस महामारी के दौरान कि फेटेलिटी रेट सबसे न्यूनतम है। 1.5 लाख के करीब टेस्ट रोज किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने पुराने मोड में आ चुका था, परंतु ये जो दिल्ली से प्रवाह आ रहा है नया संक्रमण का, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और हमारा प्रदेश चुस्त और दुरुस्त है और सरकार की मशीनरी, सभी विभाग, चाहे पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग बिल्कुल कमर कस के खड़े हैं। और जनता से भी ये अपील है कि इस महामारी के दौरान जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसका पूरी तरह से पालन करें। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी सी कीमत दे करके इस महामारी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और कुछ समय के बाद निश्चय ही वैक्सीन भी आ जाएगी और उसके बाद हम सब सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि दूसरा वेव ये है और निश्चित रूप से दूसरा वेव ऐसे समय में आ रहा है जबकि वातावरण सघन है और इस वातावरण में फैलने की संभावना ज्यादा है, ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विवेक साइलस जी, क्या ये भी आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर से अब चूंकि अब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी यही कह रहे हैं कि जो दिल्ली के साथ सटते हुए इलाके हैं वो एक बड़ा कारण बन रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े कम हो रहे थे वो इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि मिसमैनेजमेंट दिल्ली के अंदर हो रहा है। क्या यही वजह मानते हैं आप? देखिए आयुष जी, एक होता है शब्द पूर्वानुमान, जिसको अंग्रेजी में एंटीसिपेशन कहते हैं। आज बहुत महीने पहले हमारे जो बड़े डॉक्टर हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने बता दिया था कि नवंबर और दिसंबर के महीने में दूसरा जो फेज है कोरोना का स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या इतने दिन से सरकार सो रही थी? उन्होंने तैयारी नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत सी बन गई है आयुष जी की पिछली सरकारों को दोष देते हैं। आज दिल्ली सरकार को दोषी दे रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दोष देते हैं, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं पे अत्याचार को लेकर पिछली सरकारों में दोष देते हैं, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। अरे सरकार में आप बैठे हैं, जिम्मेदारी आपको लेनी है, तैयारी पूरी आपको करनी है। क्यों नहीं बॉर्डर सील कर दिया आपने? जब आपको ये पूर्वानुमान था कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, जैसा आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, तो उनको बॉर्डर सील कर देना चाहिए था। दिक्कत क्या थी? ये सब देखिए, जिसको आदमी आई वॉश या हैंड वॉश कहता है, वो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कर रही है। गौरव जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी ने बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11, जिसको टीम 11 का नाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज उस टीम 11 में आयुष जी एक भी डॉक्टर हो तो बता दीजिए। अरे कोरोना से लड़ने के लिए गौरव जी डॉक्टर चाहिए, आईएएस कोरोना से नहीं लड़ सकता है। आपकी टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं है। और जब आपके मुख्यमंत्री वहां मीटिंग लेते हैं तो आपके आईएएस, जो टीम 11 के आईएएस है, वो आप सोते हुए समझ में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो आप लोग यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की डेट में कितनी सीरियस है कोरोना के लड़ने के लिए। आज देश में 1 करोड़ कोरोना केस होने जा रहे हैं। आप तो घंटी और थाली पिटवा के कोरोना का भगवा रहे थे। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। क्वारंटीन सेंटर जो आपने खोले वहां सांप निकल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर में ऊपर से बरसात हो रही है, वहां लोगों को खाने। आज की डेट में हमारे एक मित्र ने हमको
सुझाव दिया कि सरकार क्यों नहीं मास्क फ्री में मास्क दुनिया भर को बंटवा सकती है। अरे फर्जी तरीके से आप लोग 15 लाख हर आदमी को दे रहे थे, तो 2 रुपए का मास्क नहीं बंटवा सकते हैं क्या? कम से कम उससे जागरूकता फैलेगी। ये फर्जी बातें करनी आप बंद करिए और जनता की सेवा करने के लिए जनता ने आपको वोट दिया है, कुछ काम करके दिखाइए। चलिए, विजय उपाध्याय जो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या ये मान के चलें कि भाई सेकंड वेव है, लोग नहीं चूंकि संभल रहे हैं, इसलिए भाई सरकार क्या करे, वो तो अपने स्तर पर काम कर रही है, या फिर जो आरोप प्रत्यारोप हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा राज्य चूंकि सटा दिल्ली के साथ, इसलिए वहां से आ रहा है कोरोना, असल वजह क्या समझ में आ रही है? क्या मिसमैनेजमेंट है, लोगों की लापरवाही है, या सबका कंट्रीब्यूशन है मिला जुला इसके बीच में, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसको टैकल कैसे करें? विजय उपाध्याय जी। देखिए, दरअसल कोरोना को लेके लोगों में जागरूकता थोड़ी कम हो गई है, जो अलर्टनेस भी कम किया लोगों ने, जिसकी वजह से कोरोना का सेकंड वेव दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम देशों में कोरोना की सेकंड वेव महसूस की जा रही है। डॉक्टर वेद प्रकाश इस पैनल में हैं और इनके मौजूदगी इस डिबेट की गंभीरता को बताती है। आप सोचिए कि डॉक्टर साहब जब डिबेट के लिए समय उन्होंने निकाला है, तो इसीलिए निकाला है कि लोग अवेयर हों, जितने भी लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि कोरोना से आपको किस तरह से बचना है, आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में ना आए ऐसे लोगों के जो कोरोना से संक्रमित हों, या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सरकारों को या किसी को भी दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जहां तमाम कोशिशों के बावजूद समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये समस्याएं तो बनी हुई हैं, कोरोना लगातार चुनौती बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में टेस्ट भी हो रहा है और जो सबसे ज्यादा फोकस है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो। लोगों को शादी विवाह में भी संख्या सीमित कर दी गई, आधी कर दी गई, 200 से घटा के 100 कर दी गई। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन की रक्षा करिए, बचाव रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। लेकिन विजय जी, इस बात का ये भी तो है ना भाई, देखिए आम जनता से तो हम लोग रूबरू होते हैं ना, आम जनता तो ये भी सवाल पूछती है कि भाई चुनाव में तो आप हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह करना है तो भाई आप कह रहे हैं कि अब 100 से ज्यादा मत लेके जाइए, और ये भी इंश्योर कौन करेगा कि जो 100 जा रहे हैं उसमें भी कोई नहीं होगा करियर कोरोना का? नहीं, देखिए इसका इलाज क्या है और इसका जवाब क्या है सरकार के पास कि भाई चुनाव थे तब तो हजारों की संख्या में एकत्रित कर लिया? सरकार से पूछने की जरूरत नहीं भाई साहब, इसमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। हम खुद से सवाल करें ना कि दिल्ली में संख्या बढ़ रही है, चुनाव बिहार में हुआ है, तो हम खुद से सवाल पूछ लेना कि हम कितना अलर्ट हैं, हम कितना लॉजिकल हैं। अगर बिहार में कोरोना की संख्या बढ़ी होती तो हम मानते कि चुनाव आयोग ने गलती की, राजनेताओं ने गलती की, और सभी राजनेताओं ने गलती की, उसकी रैलियां सभी ने की, और सबसे ज्यादा भीड़ जिस पार्टी की रैली में आई तो सबसे ज्यादा दोष उसके लिए दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कई और कारण हैं और उन कारणों को हमें ध्यान में रखना होगा। इस बार दिल्ली ज्यादा वल्नरेबल है, तो दिल्ली को हमें ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। और ऐसे स्टेट जहां पे अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत की है राज्यों ने, तो लेबर फिर सड़कों पे आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब इनको कौन समझाए कि भैया आप घर जाने के लिए इतनी बेचैनी और इतना उतावलापन न दिखाइए, इसके लिए क्या मेजरमेंट हो सकता है। नवंबर तक तो सरकारों ने 5 किलो पर यूनिट मुफ्त में अनाज भी दिया और खाते में 1000 रुपए भी दिए, और एक परिवार को 25 किलो अनाज दे रही है कि भैया जो जहां है उनको खाना मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप बेचैन हैं, गुजरात के वापी में मेरी जानकारी है, वहां लोग सड़क पे आए थे। तो इस तरह की घटनाएं अगर दूसरी जगहों से होती हैं तो एक बड़ी समस्या होगी कि भाई आप कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, अब लामुहाला इनको भी झेलिए जो सड़क पे उतर आते हैं। तो ये अच्छा, सोशल सर्विस क्यों नहीं शुरू करते राजनीतिक दल? एक अकेला सोनू सूद पूरे देश के लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? कम से कम ये हेल्प डेस्क शुरू करे ना। कितने राजनीतिक दलों ने हेल्प डेस्क शुरू की? सरकार को आरोप लगाना, सरकार कौन है? सरकार में एक चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक सरकार है। हम वोट देते हैं तो हम भी सरकार हैं। तो सरकार तो समूह है ना लोगों का। अगर कहें कि नहीं ये जो बैठे हैं सत्ता में यही सबसे बुरे हैं, तो आप अपने हेल्प डेस्क के बारे में बताइए। हर जिले में पार्टी की यूनिट है, हर ब्लॉक में पार्टी की यूनिट है। कितनी पार्टियों ने हेल्प डेस्क खोल रखा है? एक भी राजनीतिक दल मुझे बता दे जिन्होंने हेल्प डेस्क खोल रखा हो। एक भी राजनीतिक दल ये बता दे कि जिन्होंने कोरोना के लिए हेल्प डेस्क नहीं हो। आप केवल कोई भी देखिए, बहस इस बात का नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का, बहस इस बात का है कि इस कोरोना महामारी से हमें कैसे निजात मिलेगी। ठीक है, साइलस जी जवाब दीजिए। जी, विजय भाई को जवाब देना चाहता हूँ और गौरव जी से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। जी आयुष जी, जो सरकार
500 का पीपीई में घोटाला करके 12,000 रुपए में बेच सकती है। ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोरोना को रोकेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला मरीजों के साथ कर दिया, 500 की किट 12-12 हजार रुपए में खरीदी गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों की जिंदगियों से खेल गए, वो क्या आप सोचते हैं वो लोगों को बचाने आगे आएंगे? इन लोग को तो मजा आ रहा होगा, कोरोना बढ़ रहा है, हमको भ्रष्टाचार करने का और मौका मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और विजय जी कह रहे हैं हेल्प डेस्क होने, अरे विजय जी 325 विधायकों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। जवाबदेही सरकार की होती है, जनता की जिम्मेदारी सरकार तय करती है और लेती है। विपक्ष सवाल उठाता है अपने हक से, और हमने सवाल उठाया है कि कोरोना पे आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार कर क्या रही है? इतनी तेज आप कह रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं कोरोना के पेशेंट, अरे भैया तो दिल्ली का बॉर्डर सील करो ना। अभी तक दिल्ली का बॉर्डर सील क्यों नहीं हुआ? स्वास्थ्य मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं, तो बॉर्डर क्यों खुला हुआ है? यूजी जरा इनसे पूछिए कब कर रहे हैं सील ये बॉर्डर की? ये दिल्ली से और इंपोर्ट करेंगे वहां से। चलिए ठीक है साइलेश जी, और उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के जिम्मेदारी सरकार की, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि भाई सरकार को ही करना है। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगा। वेद प्रकाश जी मुझे बताइए कि ये कहना कि दिल्ली से या किसी स्टेट में अगर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने तो ये भी कहा कि भाई लोग ही नहीं समझ रहे हैं, लोग तो वही दिल्ली में भी हैं, उन्हीं का आना जाना, किसी का घर है दिल्ली में तो किसी का नोएडा में है, लोग आपस में आ जा रहे हैं, खुद ही नहीं समझ रहे हैं। तो क्या किसी के ऊपर आरोप डाल देने से इसका हल निकलेगा क्या? देखिए आयुष, ये तो आवश्यक है कि इस पे चिंतन हो कि जहाँ पे केसेस ज़्यादा मात्रा में हैं, जहाँ ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या है, इसमें दिल्ली चूँकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और बड़ा आवागमन है बड़ी संख्या में लोगों का, बॉर्डर पे अगर देखेंगे तो आपको फर्क ही नहीं आएगा कि ये दिल्ली है, ये नोएडा है, ये गुड़गांव है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो दिल्ली ही है जी। तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे पिछले साल आप ही ने डिबेट करवाई थी कि किस तरह से पॉल्यूशन का स्तर भी दिल्ली को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। आज की स्थिति में भी अगर आप देख लीजिए तो PM 2.5 के जो स्तर हैं वो खतरनाक लेवल पे हैं। तो खतरे कई सारे हैं लगातार, और अगर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, इससे यदि सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कोरोना के लिए जरूर है। तो मैं कहूँगा कि आज की स्थिति में जो मौसम है, इस मौसम में एक तो जो ड्राई एयर है, ड्राईनेस होने से जो छोटा छोटा इन्फेक्शन है, चाहे वायरल इन्फेक्शंस हों, चाहे बैक्टीरियल हों, चाहे फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये सीधे फेफड़े के अंदर तक चले जाते हैं जी। क्योंकि जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, नेचुरल डिफेंस, वो प्रभावित होती है ड्राई एयर की वजह से। तो सूखी एयर होने की वजह से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सुखा देती है, और जो एक गीली दीवार पे चिपक जाते हैं जो कण या जो इन्फेक्शन के जो कारक, वो सीधे सूखी हुई नलियों में सीधे अंदर तक वो लोग पहुंचते हैं, ये इन्फेक्शंस। तो ये कई सारी वजह हैं, और मैं कहूँगा ऐसे में कि जो लोग बीमारी के मरीज हैं, जिनमें सांस की बीमारियां पहले से हैं, चाहे COPD के मरीज हैं जी, एलर्जी के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं, हार्ट बीमारियां हैं जिनको, या फिर निमोनिया या TB के मरीज हैं, जो मरीज लिवर या किडनी की समस्या से ग्रसित हैं, शुगर की बीमारी है, कोई कैंसर है, बुजुर्ग हैं, 58 साल से ऊपर के, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। ये ऐसा ग्रुप हमारे पास है आयुष जी कि जो बहुत ही वल्नरेबल है, और जो मौत का आंकड़ा है वो इसी से बढ़ेगा। आप देखेंगे कि बुजुर्गों की जो संख्या है वो सिर्फ 10% है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं लोग वो युवा हैं, 20 से 30 साल के, 30 से 40 साल के, लेकिन इनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और जो मौत का आंकड़ा है उसमें लगभग 40% ये जो बुजुर्ग लोग हैं
या बीमारी बिल्कुल से नहीं, ग्रसित डॉक्टर लोग वेद प्रकाश जी, आपने चूंकि जो इनका बात उठाई उसी contribution से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था, तो क्योंकि focus आज मैं यहाँ प्रमुख है। सचिव स्वास्थ्य की बात को सुन रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, उसको मैंने सुना। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो आंकड़ा या जो रेशियो जिस एज ग्रुप का आपने अभी जिक्र किया 60 साल से ऊपर वाला, जो 8% था, वो इस बार अब देखने को मिल रहा है कि वो 10% तक पहुंच रहा है। ये इजाफा वहां पर क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे क्या कारक हो रहा है, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको समझाएं। देखिए, लोग निकल रहे हैं। मैं कहूँगा कि जिस तरह से जितना प्रतिबंधित किया, जितना हम लोगों ने एक जो डर है, मैंने पहली बात इसीलिए रखा कि वो बाहर निकल रहे हैं और एक आम बात हो गई है। इस समय जो महामारी का दौर है, जितना डर था लोगों में, जितनी चिंता थी, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल सामान्य जनजीवन है। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, आप सड़क पे चले जाइए, कोई अनुपालन करते नजर नहीं आ रहा है। और ये चाहे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बीमार लोग हैं, वो भी अभी अस्पतालों में आप देखेंगे कि ओपीडी भी शुरू हो गई हैं जी। और हम लोग सारे विभागों के मरीजों को कैटर कर रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, या तो ये निकल रहे हैं, और या जो युवा जो बाहर जा रहे हैं और जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं सही से, वो लोग घर में लेकर के इस इन्फेक्शन को आ रहे हैं। इसलिए ये संख्या जो बुजुर्गों की है या बीमार लोगों की है, इनकी चपेट में आने की संख्या है, ये इससे बढ़ सकती है। साथ ही साथ स्कूल खुलने से बहुत सारी सामुदायिक एक्टिविटीज हैं, त्योहार का मौसम भी है, शादी ब्याह का भी है, और पार्टी पॉलिटिक्स वो भी आप देख रहे हैं कि चुनाव भी हैं कई जगह, और उसमें किस तरह का अनुपालन हुआ है वो सबने देखा है। तो मैं कहूँगा कि अगर हम लोग खास करके इस मौसम में जो सांस के मरीज पहले से हैं या हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं, उनको विशेष रूप से मैं कहूँगा कि वो इतना ध्यान रखें अपना कि जो इनहेलर्स उनके चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, उनको नियमित तरीके से लें, उनकी डोज को अपने हिसाब से कम ना करें, अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें, चाहे फ़ोन से रहें या दिखाने की स्थिति हो तो दिखा भी सकते हैं जी। और ये जो दोनों के सिम्टम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आयुष जी मैं बता रहा हूँ कि जो सिम्टम दोनों के हैं, सांस की बीमारियों के, उसमें भी बुखार, खांसी, जुकाम, सांस फूलना हो सकता है, और कोरोना में भी यही लक्षण है जी। इसलिए जो पुराने मरीज हैं वो जरूर कोरोना की जांच कराएं। जिनको भी ये सिम्टम आ रहे हैं वो ये न समझें कि वो उनकी पुरानी बीमारी है जी, पुरानी बीमारी की वजह से सिम्टम्स हैं, वो आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं इस मौसम में जी, क्योंकि इन्फेक्शन का दौर है जी। लेकिन वो कोरोना के लिए जरूर ध्यान रखें और कोरोना की जांच जरूर कराएं, क्योंकि अगर ये बीमार लोग कोरोना की चपेट में आएंगे तो मौत का आंकड़ा इससे हमारे बीच में जरूर बढ़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही, मुझे लग रहा है कि दर्शक जो सुन रहे होंगे उसको गंभीरता से लेंगे, और इसीलिए हमने आपको अपने इस पैनल में शामिल भी किया है। गौरव जी, थोड़ा पॉलिटिकल बात जरूर होगी यहाँ पर, क्योंकि साइलस जी ने कई सवाल खड़े किए, और सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि अब आप खाली ये कहते रहें कि हम भाई कर रहे हैं, हमने, हमारे पास तैयारियां हैं और हम लड़ेंगे, लोग जागरूक हो जाएं, लेकिन करना आपको ही है। अगर आप कर रहे हैं तो आंकड़े बढ़ कैसे रहे, और क्या तैयारी की है आप लोगों ने? देखिए, आंकड़े उत्तर प्रदेश के नहीं बढ़ रहे हैं, आंकड़े दिल्ली के बढ़े हैं, और उस कारण से उसका जो फ्लो। गौरव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े अगर आप लोग पिछले दिनों से तुलना करेंगे तो बढ़े हैं। ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे थे उससे कई गुना बढ़ गए। पिछले दिनों अगर रिकवरी, और अगर बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है आपके स्तर पर भी। जवाब तो आपको ही देना होगा। रिकवरी रेट भी बढ़े हैं, रिकवरी रेट भी बढ़े हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं कि लापरवाही आम जनता में बढ़ी है, और जो ये पूरी व्यवस्था खुल गई है, उस कारण से ये भी बहुत जरूरी है, वरदान है अर्थव्यवस्था के लिए। आज देखिए, सेंसेक्स भी अपने उच्चतम स्तर पर है, यही कारण है, क्योंकि सबका जनजीवन भी चलना चाहिए और जागरूकता बहुत आवश्यक है। आम जनता अगर इस बात को समझेगी और नियमों का पालन करेगी तो मुझे लगता है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जैसे जापान ने पाया। बिना लॉकडाउन किए उन्होंने इस बीमारी पर, इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया। और जैसा साइलस जी कह रहे हैं, गौरव जी, उन्होंने तो पा लिया नियंत्रण, लेकिन आप नहीं पा पाए ना। अभी आप उस स्टेज में हैं कि जहां पर आपको लड़ना है इन चीजों से, आपको मैनेज दोनों को करना होगा। लोग रोजी पानी, रोजी रोटी भी तभी खा पाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। ये आपको निर्धारित करना होगा कि जरूरी क्या है, लोगों की जान कैसे बचाएं, ये ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। जिंदा रहेंगे तब तो कमाएंगे। हमारी सरकार लेवल 1, और अगर आप ये कह रहे हैं, और गौरव जी ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब दिल्ली की वजह से अगर लोग स्प्रेड कर रहे हैं या यहाँ से फैल रहा है, तो तैयारी क्या है आपकी?
बॉर्डर तो आज भी खुला हुआ है ना, आज भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को तो आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रोज लोगों का आवागमन होता है। एक एक व्यक्ति को तो आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। बिना विलंब किए बॉर्डर सरकार तो खुला है ना अभी भी। गाइडलाइन जारी की है। आवश्यकता पड़ेगा तो इससे भी और कड़े कदम उठाए जाएंगे इसको रोकने के लिए। सरकार चूकने वाली नहीं है, सरकार बिल्कुल नहीं चूकेगी, कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेगी, क्योंकि जो एक अर्थव्यवस्था खुली हुई है उसका लाभ लोगों के जनजीवन में देखा जा रहा है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, वो भी आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ लोग इसका अनुपालन करें, नियमों का पालन करें, तो मुझे लगता है इस पर काबू पाया जा सकता है। इसमें बहुत समस्या वाली ऐसी कोई गौरव जी लोग पालन नहीं कर रहे ना भाई। डॉक्टर साहब भी तो यही बात कर रहे हैं। चलिए साइलस जी तो राजनीतिक होने के नाते वो आप पे हो सकता है कि कोई राजनीतिक आरोप भी लगा रहे हो, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश जी तो कह रहे हैं ना कि लोग ही मान नहीं रहे भाई, वो मास्क नहीं लगा रहे, तो उसकी व्यवस्था तो आपको सुनिश्चित करवानी ना। नहीं लगा रहे हैं तो लगाइए फाइन, क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये कौन सुनिश्चित करेगा? या सिर्फ आप ये कहते रहेंगे कि हाँ भाई आप मास्क लगाइए? और पुलिस नियम कानून भी तो बनाना आपका ही काम है ना, करवाइए ना उसको इम्प्लीमेंट। यही साइलस जी की पार्टी है जो कहती है कि मास्क के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और किसी को मास्क के नाम पर रोका जाता है और पुलिस कहती है कभी ऐसा नहीं कहा गौरव जी, चालान करता है तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं कहा। और ये सेवा की बात करते हैं। अभी इस पैनल में बैठे सभी लोगों ने कहा हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अपने पार्टी के लगभग। ठीक है गौरव जी, आरोप प्रत्यारोप से मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होगा। मुझे बताइए आपका प्लान क्या है? मुझे बताइए आपका प्लान क्या है भाई? आपको ये पता चल गया ना कि केसेस बढ़ रहे हैं नोएडा की वजह से, नोएडा में बढ़ रहे हैं केसेस, दिल्ली की वजह से। आपने ये बात तो स्वीकार कर ली ना कि केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ की वजह से। प्लान क्या है आपका, कैसे रोकेंगे बताइए मुझे। बिल्कुल उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और क्या कर रही है ये बताइए तो सही। कर रही है क्या कर रही है? जो उनकी आवश्यकता है वो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सभी फ्रंट पे हमारी सरकार काम कर रही है, सभी विभाग टीम 11 लगातार। एक बात देखिए, ऐसी सरकार है जो डेली कोरोना पे अपने अपडेट बुलेटिन देती है। गौरव जी इस पर भी सवाल विवेक जी खड़े कर रहे हैं, भाई जो टीम 11 है उसमें आपने किसी डॉक्टर को तो शामिल ही नहीं किया। उसका वो अधिकारी, सारे अधिकारी हैं उसके अंदर, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो वो कौन बताएगा? गौरव जी सवाल इस पर भी साइलस जी का था कि उस टीम 11 के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है। नहीं देखिए, ये प्रासंगिक नहीं है, इस तरह के प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जब टीम 11 बनी है तो पूरे रिसर्च के साथ सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, कोई मेडिकल देख रहा है, कोई सप्लाईज देख रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से डॉक्टर की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है और बिना डॉक्टर की सलाह के बड़े काम नहीं की बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते। खासतौर से चिकित्सकीय जहां तक बात हो वहां डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार में भी आप देखिए एम्स के डॉक्टर डेली बुलेटिन में आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों के साथ सलाह लेकर के ही कोई बड़ा कदम उठाया गया है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व है। वो तो सारे डॉक्टर ही है ना, वो तो डॉक्टर फेटर्निटी से बाहर है नहीं, तो उनसे सलाह लेकर के ही किया जाता है। तो मुझे लगता है तो ये प्रश्न ही प्रासंगिक है। तो भ्रम फैलाने वाली बात है कि हम बिना डॉक्टर के सलाह के कोई काम कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल है। और चलिए मुझे लगता है विवेक जी को उनकी बात का जवाब मिल गया। लेकिन ठीक है विजय जी, मुझे ये बताइए भाई, ठीक है आपने जो सवाल पूछा वो भी ठीक है भाई, विपक्ष की तो मंशा है ना कि अगर वो करना चाहे तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। जो सत्ता में बैठा उसी को इंश्योर तो उसी को करना होगा। जब आप मुफ्त में राशन बांट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भाई मुफ्त में मास्क भी वितरित कर दीजिए, सुनिश्चित करिए कि सब तक पहुंचे। नहीं, मुझे लगता है इन्हें जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह सेवा कार्य चलाया और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सभी मंडलों में 1,500 के करीब मंडलों में मास्क वितरण का कार्यक्रम, सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम, अन्न वितरण का कार्यक्रम, इतना ही नहीं भोजन वितरण का कार्यक्रम, इसके साथ ही साथ जो सोशल सर्विलांस है, कम्युनिटी सर्विलांस है, उसका कार्यक्रम, और सब डॉक्यूमेंटेड है। एक एक भोजन का अगर कार्यक्रम कहीं चला होगा तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है। ये केवल ये प्रमाण चला होगा नहीं भाई, चलना चाहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए गौरव मिश्रा जी, क्योंकि कोरोना में हम आज भी जी रहे हैं, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। मास्क आपने अगर एक बार वितरित कर दिया तो उनको दोबारा भी आवश्यकता होगी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आवश्यकता होगी हम खड़े तो ये होना चाहिए। इंश्योर करिए ना भाई, लोगों के पास एटलीस्ट मास्क तो, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनके पास मास्क ही नहीं है, लगाएंगे क्या वो? तो ये इंश्योर करना आपका काम है। साइलस जी के ऊपर आरोप लगाने से थोड़ी ना होगा। विजय जी हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो केवल ठीक है, तो वो जिम्मेदारी है आपकी, वो तो आपकी जिम्मेदारी भाई। जनता ने चुन के गौरव जी आपको इसीलिए भेजा था, जनता ने चुन के आपको इसीलिए भेजा है कि आप हर तरीके से उनके हितों की पालना करेंगे, इसलिए आपको चुना है, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक सेकंड विजय जी का एक कमेंट लूंगा। विजय जी जिम्मेदारी तो बड़ी इनकी है ना भाई, इनको से इंश्योर करना है।
देखिए, ऐसा है कि जिम्मेदारी तय करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात सही है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बीच के दौर में लोगों से लापरवाही हुई, लोग बेफिक्र हुए, लोगों को लगा कि अब कोरोना गया, लेकिन कोरोना वापस लौट आया। चूंकि ये लैब में बना हुआ कीटाणु है, ये आसानी से जाएगा नहीं, ये दुनिया को परेशान करता रहेगा और चीन मजे में है। हमारे यहाँ जो स्थिति है अभी कि 500 रुपए मास्क न लगाने पे जुर्माना है। अपोजिशन कह रहा है कि अभी और सख्ती लागू करिए। दिल्ली में 2000 रुपए जुर्माना हो गया है। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, या दिहाड़ी मजदूर जिसकी 350 रुपए इनकम है मास्क नहीं लगाता है, तो पुलिस वाला उससे 500 रुपए वसूल लेगा, जो उसकी दिहाड़ी से 1.5 गुना ज्यादा है। क्या विपक्ष चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भी 2000 रुपए मास्क का जुर्माना हो जाए? मास्क लगाना अनिवार्य है, लोगों को लगाना चाहिए। फ्री में और ये सुनिश्चित आदमी अगोछा भी लगा ले, मुंह पे तौलिया भी लपेट ले, कोई एक तरीका अपना ले। लेकिन अगर विजय जी, लेकिन उसका तरीका तो ये हो सकता है ना, जो चालान काटने के लिए गया हुआ है, जो 500 का चालान काट सकता है, वो मास्क तो दे सकता है ना उसको फ्री में। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा। आप जिस पुलिस वाले को और तो भ्रष्टाचार रोकना भी इनका ही काम है भाई। ये तो जीरो टॉलरेंस है ना भ्रष्टाचार को लेकर। इतना आसान नहीं है कह देना कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा। अगर इतना आसान होता तो इस देश में भ्रष्टाचार होता ही ना। आप जिसको मास्क बांटने के लिए देंगे वो मास्क बांटेगा कि बेचेगा आप तय नहीं कर सकते, वो तो लिस्ट बना के आपको दे देगा, इतने लोग मास्क दे दिया। देखिए, ये कहना बहुत आसान है। मास्क कोई पब्लिक का व्यक्ति खरीदता है तो 5 रुपए से लेकर और 500 रुपए तक का मास्क बाजार में अवेलेबल है, और मास्क लोग रीयूज करके भी कर सकते हैं। मास्क नहीं, अंगोछा लगा लें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। देखिए, दिक्कत क्या है कि हम जिस आजादी के माहौल में रहते हैं उसमें कोरोना की वजह से जो हमारे ऊपर पाबंदियां थोपी गई हैं, या हमको जो अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज करना है पाबंदियां, उसको लेके लोगों में बेचैनी है। दुनिया के तमाम देशों में, पढ़े लिखे देशों में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लोग बेचैन हैं। इसीलिए पिछले दिनों जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला, लोग सड़क पे आए, बाजारों में गए, और कोरोना फिर वापस आ गया। यही पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई भारत अकेले नहीं है। और ये सारी चीजें बड़ी सरलीकरण करके नहीं की जा सकती कि भाई ये कर ले वो कर ले, क्योंकि करप्शन तो आप जिसको भी जिम्मेदारी देंगे, जिसके हाथ में कोई ताकत होगी वो करप्शन करेगा। और ये मेंटालिटी है लोगों की। कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है सरकार के सिस्टम में, हमारे आपके परिवार के लोग ही वहां बैठे हुए हैं। तो बहुत आसानी से चीजें नहीं। हाँ, देखिए, सोनू सूद जो है कोरोना काल के हीरो हैं, उन्होंने तमाम लोगों की मदद की। क्या ऐसी मदद जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर लोग नहीं कर सकते? या लोग खुद से ही अलर्ट हो कि भाई हमारी जीवन मेरे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, हम कोरोना ना हो मुझे, इसके लिए मुझे सावधानियां बरतनी चाहिए। अब इसके लिए हम विपक्ष को दोषी दे दें या कह दें कि नहीं, अब सरकार, जितनी चीजों के लिए हम सरकार पे निर्भर होते हैं उतने भ्रष्टाचार होता है। हम स्वच्छता के लिए कहा गया तो लोगों ने कहा नहीं सरकार करे, सरकार ने कहा सेस लगा देते हैं, उन्होंने सेस लगा दिया। तो ये ठीक नहीं है। हमारी एक तो अर्थव्यवस्था, लोगों का रोजगार सुनिश्चित रहे, रोजगार चलता रहे, जीवन पटरी पे वापस आए, और साथ में कोरोना से भी लड़े, ये जरूरी है। विवेक साइलस जी। देखिए आयुष जी, मैं दोबारा कहूंगा कि जो सरकार पीपी एक किट में हजारों करोड़ का घोटाला कर गई, उससे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वहीं पर साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी सीरियस है और किस तरह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, और लोगों के लाशों पे चढ़ के ये लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं। सच्चाई यही है। सच्चाई ये भी है कि लॉकडाउन ही अनप्लान्ड था। उस समय आपको ट्रंप को नमस्ते करना था, उस समय आपको मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के अपनी सरकार बनानी थी, इसलिए आप लोग जिंदगी से खेल गए। जैसे नोटबंदी चुटकी बजा के की थी, आज से नोटबंदी चालू, 12 बजे रात जीएसटी चालू, वैसे आए और चुटकी बजा के कहे आज से लॉकडाउन चालू, चले आए। जो बेचारे गरीब किसान, जो मजदूर थे दुनिया भर के, किस तरह से चले, उनके पैरों में छाले पड़े। फिर ट्रेन की सेवाएं स्टार्ट की, जो जहां ट्रेन 2 दिन में पहुंचनी थी वहां 9-9 दिन लग गए, ट्रेनों में लोग मर गए। अब भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से दूसरों की सरकारों पे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हो समाजवादी पार्टी को लेके, दोष लगाती है कि इनका दोष है। अरे भैया, जब सरकार में आप हो, दोष हम पे दे रहे हो, तो सबसे बड़ा गौरव जी सवाल ये उठता, आप सरकार में क्यों हो? हटो सरकार से, गद्दी छोड़ो।
अगर आपको यहाँ लोगों के बीच में रह के और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके उनकी मौतों, उनकी लाशों पे राजनीति करके पैसा कमाना है, तो अब सरकार में बैठने का आपका हक क्या है? अब टीम 11 जो आपने बताया है ना, जो आप बात कर रहे थे उसकी, वो कर रहे थे। मैं दोबारा कह रहा हूं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी, और एक आईएएस कभी डॉक्टर नहीं हो सकता है। ये भी बताता है कि आप लोग कितने सीरियस है कोरोना को लेके। विजय भाई ने बात की कि अगर मास्क बंटवाने लगेंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। अरे गौरव जी, आप तो कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी हमारी, और विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मास्क बंटवाना सरकार ने चालू किया तो भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। तो आपके पास कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ है कि खाली आप लोग फर्जी बातें बैठ के यहाँ करते रहेंगे और लोगों की जिंदगियों से भ्रष्टाचारी कूड़ा करकट विवेक जी आप छोड़ गए थे, उनको पकड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है, कितना बंद करने का हमारी सरकार काम कर रही है ना? आप कम से कम भ्रष्टाचार विशेषज्ञ है, आप बेहतर समझ सकते हैं। बेरोजगारी चरम पे है और बैंक से हजारों करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये कहां से आपने किस करने से निकाला है? कई जगह आपका गाना जाकर के रिकॉर्ड अटक गया है। मुझे लगता है इससे अब आगे बढ़ जाना चाहिए आपको। यही सरकार है जिसने सर्वाधिक अधिकारियों को जेलों में बंद किया है और सस्पेंड भी किया है और जबरन रिटायर भी किया है भ्रष्टाचार के नाम पर। लोगों की सेवा करने के लिए नीति पर ये सरकार काम कर रही है, जनता को विश्वास है। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जनता को। विश्वसनीय चैनल पर बात करके आप जनता को भ्रमित करने का काम करें। कोरोना जैसे महामारी को राजनीतिक अभिनत है। बीच में यहाँ बैठ के फर्जी भाषण मत दीजिए। चलिए, कोरोना की चर्चा भाई थोड़ा आज पॉलिटिकल तो मैं करते कम से कम आप लोग, इतनी उम्मीद तो मुझे थी कम से कम कि आज कम से कम कुछ पॉलिटिकल चर्चा नहीं होगी, लेकिन देखिए भाई यही वजह है कि पॉलिटिक्स यहाँ हर चीज पर होती है, लेकिन उसका समाधान क्या हो वो किसी के पास नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जनता की लड़ाई है और भाई जनता की लड़ाई जनता पे छोड़ दीजिए, वही अवेयर होगी, वही समझेगी, उसी को दिव्य विज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो अपने आप सही भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, साइलेंस जी शांत हो जाए। वेद प्रकाश जी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, क्योंकि 2-3 बातें मैंने सुनी है इधर काफी, और हम लोग की जहां तक समझ है, एक तो बार बार ये बात हो रही है वैक्सीन को लेकर के, उसकी दरअसल क्या स्थिति, मैं चाहूंगा थोड़ा एक डॉक्टर होने के नाते KGMU से चूंकि आप जुड़े हुए थोड़ा वो बताएं। और दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो सेकंड वेव है या ये जो थर्ड वेव है, इसका जो जिक्र हो रहा है, क्या यही असली कारक है या सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि लापरवाही की वजह से ही ये चीजें बढ़ रही हैं? असल बात क्या है, मैं ये थोड़ा और आपसे समझना चाहूंगा विस्तार से। और दूसरा ये बताएं इसका समाधान क्या है, क्योंकि यहां तो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हल क्या है इसका? डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन के फेज़ 3 के ट्रायल्स देश में भी चल रहे हैं और कई कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। और फेज़ 3 ट्रायल में जब सेफ्टी और एफिकेसी जब उसकी वैक्सीन की पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगी बड़ी स्टडी के बाद, तब वो सेफ्टी के साथ में मार्केट में लाई जाएंगी। और इसमें लगातार प्रयास ऐसा नहीं है हमारे देश में ही है, अन्य देशों में भी हो रहा है। और सरकारों का प्रयास ये भी है कि जहाँ भी पहले बने और जहाँ भी बेहतर वैक्सीन बने, उस वैक्सीन को इंपोर्ट कराने की भी बातें हो रही हैं। और जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस है, पूरी दुनिया इस पे वैक्सीन लाने की तैयारी है और सब लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये वैक्सीन आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम अगले साल में प्रवेश करेंगे तो तब तक ये उम्मीद है कि वैक्सीन हमारे बीच में होगी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक दवाई नहीं है, तब तक की स्थितियाँ आप देखिए कि हमारे लोग छोटे छोटे उपाय, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, गैदरिंग को बचाना, ये छोटे छोटे प्रयास करने को तैयार नहीं है लोग। अभी जितना भी, चाहे मौसम, चाहे मैंने 3 बातें कही हैं, एक पॉल्यूशन है, मौसम है और जो बेपरवाह लोग हैं। आज आप देखिए, अभी त्योहार मनाया है लोगों ने, लेकिन हजार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के स्टाफ वो ऐसे हैं जो मरीजों के बीच में रहे, उन्होंने त्योहार नहीं मनाया है। सैकड़ों डॉक्टर्स ने जान दी है, हजारों पैरामेडिक्स ने जान दी है। और हमारे जो लोग हैं वो बेपरवाह हो रहे हैं कि हम लोग
एक छोटी सी कीमत इसके लिए देने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी पटरी पे आने का काम हुआ है, लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा है, क्योंकि ये काम करना भी जरूरी है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जब वो रेस्ट्रिक्शन में थे, जब वो लॉकडाउन में थे, जब वो कंटेनमेंट जोन के अंदर थे, तब उनकी दुश्वारियां क्या थीं, कैसी कैसी दुश्वारियों को झेल करके देश में हमारे लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बीमारी को काबू करने में जो देश का प्रदर्शन है वो दुनिया में एक अच्छी स्थिति में आता है। एक रिसोर्स लिमिटेड कंट्री होने के नाते अब तक का अच्छा है, लेकिन अब इतने बेपरवाह हो गए लोग कि छोटी सी कीमत इसकी चुकाने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको किस तरह से समझाया जाएगा। अगर वो लोग नहीं तैयार हैं तो शक्ति के लिए तैयार रहें। अब शक्ति होगी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि बार बार और कई जगहों पर ये जिक्र हुआ है कि क्या ये मान के चला जाए, लोगों को अवेयर करने की कोशिश तो बार बार हो रही है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, कंटेनमेंट जोन बनेगा करने की कोशिश तो बार बार हो रही है, एक्टिविटीज सारी बंद। क्या ये माना जाए कि अब लॉकडाउन लगाना ही इसका एकमात्र विकल्प रह गया है? फिर से हमारे लोगों को तैयार रहना चाहिए, या तो वो इसको तैयार रहें, इस छोटी सी कीमत को चुकाएं इन छोटे इनको करने के लिए, या फिर रेस्ट्रिक्शन के लिए और सख्ती के लिए तैयार रहें। जी आयुष। चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मुझे लग रहा है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन गौरव जी मैं आपके पास आ जाता हूं। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा। मुझे ये बताइए प्लान क्या है आपका, क्योंकि प्लान आप नहीं बता पाए। तैयारी तो आप बता रहे हैं कि आपके पास भरपूर है, प्लान क्या है? अगर वेव 2 है तो आप कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार ही प्लान बनता है। रही सरकार की तैयारियों की बात, तो सरकार की तैयारी शुरू से ही एक स्टेप आगे ही चल रही थी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देखिए सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश माना गया, और उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां थी इसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी की, और यहां तक कि चीन के अखबारों में भी उत्तर प्रदेश का हवाला दिया गया, चीन ने भी लोहा माना। तो कम से कम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जो लोग थे वो सुरक्षित रहे, उनको भोजन मिला, उनको स्वास्थ्य की सुरक्षा मिली, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था मिली। तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार आगामी आने वाली चुनौती जो सेकेंड वेव जिसको कहा जा रहा है उसके लिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त और तैयार है। हाँ, साथ ही साथ हम आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को भी आह्वान करना चाहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने का जो नियम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि यही कीमत बचा सकती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि स्थितियां विकराल हो और सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़े, उससे पुनः फिर हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम नियमों का पालन करें। चलिए इसी के साथ ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय निकाला, आप लोग चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये बात भी तय है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सख्ती बढ़ेगी, लेकिन जितना जल्दी हम और आप इस बात को समझेंगे उतना ही जल्दी इस बीमारी से भी निजात मिलने की उम्मीद है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।